यहाँ पे चार्ज Q3 पड़ा हुआ है सेंटर में, ये फोर्सेस उसके ऊपर लग रही है। एक्स कंपोनेंट एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। हम क्या लिखेंगे, किसी भी एक तरफ को पॉजिटिव ले लेते हैं और हम कहते हैं सम ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स जो एक्स कंपोनेंट है वो हम सम कर रहे हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 8 और आज हम देखेंगे चैप्टर 8 की वर्क एग्जांपल्स। इसमें फर्स्ट वर्क एग्जांपल है विच इज ऑन पेज नंबर 164। कहा जा रहा है द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाय अप्रोक्सीमेटली 5.3 एक्सपोनेंट -11 मीटर। कहा यह जा रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है और उसके बाद एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। तो कहा जा रहा है कि एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम में और एक इलेक्ट्रॉन है और ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है और वो उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से। और ये डिस्टेंस हमें गिवन दिया गया है और हमें गिवन दिया है 5.3 एक्सपोनेंट -11 मीटर। हमें ये डिस्टेंस दे दिया गया है। देन मजीद आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन दोनों के बीच में फाइंड करनी है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज योर कंक्लूजन अबाउट दीज फोर्सेस। और थर्ड में हमें बताना यह है कि कौन सी फोर्स बड़ी है और कौन सी छोटी है। मींस दोनों फोर्सेस का रेशो लेके देना है, दिखाना है हमने। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, गिवन सिर्फ ये डिस्टेंस गिवन है और रिक्वायर्ड में हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करनी है इन दोनों के बीच में। देन ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है और फिर इन दोनों का रेशियो लेना है। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फाइंड करना है हमें। तो करते हैं फाइंड, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कूलम्स लॉ, सबसे आसान फॉर्मूला। तो कूलम्स लॉ हमें क्या कहता था कि जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होती है के Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या होता है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, जो कि ये डी होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो के है वो कूलम्स कांस्टेंट, Q1 Q2 इन चार्जेस, ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो। अच्छा, इस डी को हम यहीं पे आर बना लेते हैं। सही है, आर है ये, इस आर की वैल्यू एक्चुअली है। नाउ Q1 हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज है और Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले पे लेके आए, के तो कूलम्स कांस्टेंट है हमें पता है, Q1 हम बोल देते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन, Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। नाउ एज वी नो दैट हमें के की वैल्यू पता है, के बराबर होता है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के। कूलम्स कांस्टेंट था ये। सिमिलरली चार्ज ऑन प्रोटॉन, हमारे पास होता ये कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो सेम होता है, सिर्फ जो साइन है उसका फर्क होता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, लेकिन दोनों का चार्ज इक्वल होता है। तो हम ये बात लिखते हैं कि जो चार्ज प्रोटॉन पर होता है वही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है और ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम के। तो हमें ये भी पता है, ये दोनों भी पता लग गए, आर भी पता है, वैल्यूज पुट करते हैं। के आ जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9 और QP चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 एक्सपोनेंट -19, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी 1.6 एक्सपोनेंट -19 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर हमारे पास है 5.3 एक्सपोनेंट -11 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको आप ऑब्वियसली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपने करना ये है कि एक साथ पूरा नहीं करना है वरना मोस्टली आंसर गलत आ जाता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8.2 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं था। नाउ अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमें किसने बताया हुआ है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने, कि एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है G m1
m2 और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ अगेन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू कैपिटल G, m1 को हम mp से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस मास ऑफ प्रोटॉन, और m2 को me से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ कांस्टेंट्स की वैल्यू कैपिटल G किसके बराबर होता था, 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसमें याद रखना है दोनों में न्यूटन मीटर स्क्वायर सेम है, यहाँ पे क्योंकि चार्ज है तो कूलम स्क्वायर, यहाँ पे मासेस है तो किलोग्राम स्क्वायर। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन, आपने ये आई थिंक क्लास 9 में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता था 1.672 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता था, 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। तो हमें अगेन यहाँ पे भी सब कुछ पता है, जी भी पता है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और आर भी पता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 एक्सपोनेंट माइनस 27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 और डिवाइडेड बाय आर। आर हमारे पास है 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अगेन मैं आपको वही कहूंगा कि जब भी आप इस तरह से सॉल्व करें तो एक एक वैल्यूज को रख के गया करें, सारी अगर आप एक साथ करेंगे तो आंसर गलत आ जाता है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.61 एक्सपोनेंट माइनस 47 न्यूटन। ये आपके पास आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पता लग गई, ग्रेविटेशनल फोर्स भी पता लग गई। अब क्या करना है, इन दोनों का रेशो लेना है और हमारा जो न्यूमेरिकल है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास था पार्ट ए, ये हमारे पास आया पार्ट बी, और अब हम जाने पार्ट सी पे। एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी, सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। करना ये कि जो एफ ई की वैल्यू आई वो डिवाइड बाय एफ जी की वैल्यू। तो हमारे पास एफ ई की वैल्यू आई हुई है 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 8 और डिवाइड बाय एफ जी। एफ जी हमारे पास आया हुआ है 3.61 एक्सपोनेंट माइनस 47। तो सिंपल आपके पास क्या होगा, आपने इन दोनों को डिवाइड किया और आपके पास आंसर आ जाएगा 2.27 एक्सपोनेंट 2.27 एक्सपोनेंट 39, और हमारे पास यूनिट क्या आएगी। तो अब हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, अगर आप देखें इसकी भी यूनिट न्यूटन थी, इसकी भी यूनिट न्यूटन थी, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। जब भी दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो लेते हैं तो यूनिट नहीं आती हमारे पास। नाउ एफ जी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एफ ई बराबर हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल्स टू 2.27 एक्सपोनेंट 39 इंटू एफ जी। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2.27 एक्सपोनेंट 39 टाइम्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो आपको ये बताना था कि कौन सी फोर्स एक्चुअली ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है, और ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हमने लेक्चर 1 में देखा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और ग्रेविटेशनल फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है। तो हमारे पास अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, विच इज एग्जांपल 4.2, और इसमें आई थिंक नेक्स्ट पेज पर ही है, पेज नंबर 165 पर, और कहा जा रहा है टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। अब क्या कहा जा रहा है कि दो चार्जेस हैं
दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि दूर करेंगे। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है जिसे r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। देन इन दोनों के बीच में जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगी वो है 0.1 न्यूटन। ऐसा ही है, यस। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, दोनों चार्जेस पर क्या वैल्यू आएगी, दोनों चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, एक तो ये फाइंड करना है। सेकंड, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ दे आर प्लेस्ड इन एन इंसुलेटिंग लिक्विड whose permittivity is 5 times that of vacuum। अच्छा, तो रिक्वायर्ड लिखते हैं, क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले तो इन चार्जेस पर, इस पे भी चार्ज क्यू होगा, इसका भी जो चार्ज होगा वो क्यू होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। लेट्स से अगर ये Q1 ये Q2, तो हम इसे रिक्वायर्ड में ऐसे लिखते हैं कि Q1 बराबर होगा Q2 के, और यही बराबर है Q के, और हमें इसे फाइंड करना है। सेकंड, हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करनी है। एक फोर्स तो इन्होंने दे दी, ये फोर्स कब है, जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर है। अब कह रहे हैं कि फोर्स दोनों के बीच में फाइंड करें, और उसे हम FL बोल रहे हैं। क्यों, इन दोनों चार्जेस के बीच में इन्होंने एक लिक्विड ऐड कर दिया, इंसुलेटिंग लिक्विड, और उस अब हमें फोर्स फाइंड करनी है। जैसे सपोज करें कि आपका दो मैग्नेट्स हैं, सही, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने बीच में हाथ ला के रख दिया, अब क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे भी पहले एयर था, तब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो ये रही। अगर यहाँ पे एक इंसुलेटिंग लिक्विड ऐड कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगी, तो इंसुलेटिंग लिक्विड के लिए मैंने FL यूज किया है, और इस लिक्विड की जो परमिटिविटी है E, वो बराबर है 5 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, ऐसा ही है, हाँ, 5 टाइम्स दैट ऑफ वैक्यूम। कि यहाँ पे जो इसकी परमिटिविटी होगी इंसुलेटिंग लिक्विड की, परमिटिविटी क्या होती थी कि किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी होती है उसे हम परमिटिविटी बोलते हैं, और वो परमिटिविटी 5 टाइम्स है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के। नाउ अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे एक और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पहले एयर होगी, पॉसिबल है यहाँ पे वैक्यूम हो, दोनों में हमारे पास फॉर्मूला सेम रहता है, परमिटिविटी ऑफ एयर और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम सेम ही होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो पहले हम फाइंड करते हैं चार्ज। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें फोर्स पता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ Q1 और Q2 इक्वल है, तो हम इसे कुछ ऐसे लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ K की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है 9 एक्सपोनेंट 9, Q हमें फाइंड करना है, Q स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर, और फोर्स हमारे पास है 0.1 फोर्स ये रही। नाउ ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टेप्स कर लेते हैं, ये एक काम करते हैं, पहले स्टेप्स Q स्क्वायर को अलग करते हैं, R स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, FR स्क्वायर इज इक्वल टू K Q स्क्वायर। नाउ K मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो Q स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आ जाएगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। नाउ अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फोर्स की वैल्यू 0.1, R हमारे पास 0.5 और इसका स्क्वायर है, और डिवाइड बाय K 9 एक्सपोनेंट 9, 0.5 का स्क्वायर 0.25, और वो मल्टीप्लाई होगा 0.1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.025।
और डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना होगा, स्क्वायर को कैंसिल भी तो करना है, तो हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.77 एक्सपोनेंट -12। ये हमारे पास क्यू स्क्वायर की वैल्यू है। अब रूट लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 2.77 एक्सपोनेंट -12 का रूट आ जाएगा हमारे पास। सही है। अच्छा, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां से ये स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास q आ जाएगा, q इज इक्वल टू 1.66 एक्सपोनेंट -6 कूलम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये चार्ज की वैल्यू आ गई। यही हमारे पास पॉजिटिव पे चार्ज होगा, इस पे होगा, यही हमारे पास इस पे होगा। नाउ एक चीज हम कर सकते हैं, एक मिनट, 1.66 एक्सपोनेंट -6 कूलम। एक्सपोनेंट -6 इसके बराबर होता है, हमें ये बात पता है कि एक्सपोनेंट -6 बराबर होता है माइक्रो के। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख देंगे कि Q बराबर होगा 1.66 माइक्रो कूलम के। यहां भी छोड़ सकते हैं, ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर दें, एक ही बात है। नाउ अब हमें FL फाइंड करना है, यानी कि फोर्स जो फ्लूइड में होगी। उसके लिए फर्क सिर्फ इतना आएगा कि अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करें, तो कैसे ओपन करते हैं हम इस फॉर्मूले को, K की वैल्यू हम ऐसे ओपन करते हैं, K इज इक्वल टू, K हमारे पास बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर रहता, ऐसे ही होता। अच्छा, अब हमारे पास ये है एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ एयर। अगर हमारे पास जो इनके बीच में मीडियम है वो चेंज हो गया, तो अब हम इसकी जगह सिर्फ ई लिखेंगे। परमिटिविटी किसकी, जो हमारे पास मीडियम है उसकी, लेट से इसे ई एल बोल देता हूं मैं। सही है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स एफ एल बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन नॉट कब आता, जब एयर या वैक्यूम होता। अब हमारे पास एयर या वैक्यूम नहीं है, बल्कि क्या है, लिक्विड है, तो उसकी परमिटिविटी आएगी ई एल, और बाकी एज इट इज आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिंपल, सिर्फ हमने क्या किया कि हमारा फॉर्मूला जो होता था वो ये होता था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिर्फ K की वैल्यू रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसके आगे L लगा दिया क्योंकि ये एप्सिलॉन लिक्विड के लिए। नाउ हमें इस EL की वैल्यू दी हुई है कि ये जो एप्सिलॉन है लिक्विड का, ये बराबर है 5 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के। तो इस EL की वैल्यू हम यहाँ पे लाके पुट करते हैं, और Q1 Q2 तो इक्वल है, तो इसे भी हम Q1 लिख देंगे, Q लिख देंगे सॉरी। तो हमारे पास आ जाएगा FL इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, और एप्सिलॉन की जगह 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q, क्योंकि Q1 Q2 बराबर है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज करते हैं कि इस 5 को अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप स्टेप समझे ताकि न्यूमेरिकल को करना आसान हो। 1/5, 5 को हमने बाहर कर दिया, बाकी पूरी वैल्यू अलग कर रहे हैं, और यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये देखिए, ये किसका कौन सा फॉर्मूला आ गया, इसको देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये वही फोर्स F है जो इनिशियली हमें गिवन थी, ऐसे ही ना। ये फोर्स कौन सी है, ये वही फोर्स है F 0.1। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास वैक्यूम के लिए। तो FL फोर्स इन लिक्विड बराबर होगी 1/5 टाइम्स ऑफ F, जो फोर्स थी वैक्यूम में, और इसको हम यहां कर लेते हैं। FL आ जाएगा हमारे पास, FL इज इक्वल टू 1/5 इंटू फोर्स की वैल्यू 0.1, तो 0.1 डिवाइड बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 0.2। यस, 0.2 नहीं, 0.2 नहीं, 0.02, 0.02 हमारे पास न्यूटन
ये हमारे पास कौन सी फोर्स आ गई, Fl आ गया हमारे पास। सही है। तो देखें इस चीज को जरूरी नहीं था कि आप ऐसे यहाँ पे लाके वैल्यू पुट करते फिर निकालते, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज रखते सारी की सारी, लेकिन फिर कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाती। आप पाई की वैल्यू रखते, एप्सिलॉन की, क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर, हर की अलग वैल्यू रखने के बजाय हमने आसान कर दिया न्यूमेरिकल को कि डायरेक्ट हमने क्या कहा, ये क्या है, ये वही फोर्स है जो फॉर्मूला बनना था ये वाला, यहाँ पे देखें ये रहा, ये वही फोर्स है 0.1 न्यूटन, तो इसकी जगह हमने एफ रखा और इसको सॉल्व कर दिया। तो ये हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 4.2 भी हो गई, आप इसको नोट करें, देन हम मजीद आगे करते हैं। नाउ वी हैव वर्क एग्जाम्पल 8.3 और इसमें कहा जा रहा है 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर प्लेस्ड इन एयर at the vertices of an equilateral triangle of sides 10 centimeter। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल्स भी इक्वल हो। तीनों साइड्स, सबसे पहले तो तीनों साइड हमारे पास इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल्स जो होंगे वो भी सेम होने चाहिए। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम कैसे हो सकते हैं कि तीनों 60-60 हो जाए, क्योंकि ट्राइंगल के टोटल एंगल्स 180 होते हैं, तो 60 + 60 120 + 60 180। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हो और तीनों साइड्स बराबर हो, तो उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। और वर्टिसेस, हम ट्राइंगल के जो एंड्स होते हैं इसे हम वर्टिसेस बोलते हैं। हमें कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस पे 3 चार्जेस को रख दिया गया है कुछ इस तरह से, और वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। Now, मजीद आगे कहा जा रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q3। अच्छा होगा क्या कि ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्जेस गिवन है, रिपेल करेगा ये वाला चार्ज इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। अब Q3 पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, हमें ये बताना है। तो पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा क्या है कि Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेस गिवन है। Q1 का मैग्नीट्यूड है +2 माइक्रोकूलम, Q2 का +3 माइक्रोकूलम और Q3 का +4 माइक्रोकूलम। सबसे पहले तो माइक्रो को खत्म करना है। माइक्रो की वैल्यू अभी हमने देखी थी कि एक्सपोनेंट -6 होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा +2 एक्सपोनेंट -6 कूलम, ये हो जाएगा +3 एक्सपोनेंट -6 कूलम और ये हो जाएगा +4 एक्सपोनेंट -6 कूलम। यहाँ पे जो प्लस है ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें ये बात शो हो सके कि जो चार्जेस हैं वो तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस नहीं है। अच्छा, एक और बात कही गई कि इसकी जो साइड्स हैं उसके जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। आई थिंक 10 सेंटीमीटर ही गिवन दी है, यस 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर, चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे दिया है 10 सेंटीमीटर। और हमें रिक्वायर्ड क्या है, F3 पर, चार्ज 3 पर जो फोर्स लग रही है उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करनी है। और ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। एक मिनट, F3 पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो फाइंड करनी है। नाउ अब आपको इस फिगर को थोड़ा सा मजीद अच्छे से समझना होगा। इस फिगर को मैं एक बार फिर से बनाता हूं। लेट्स से हमारे पास तीन चार्जेस हैं, एक चार्ज हम बना देते हैं यहाँ पे, ये आ गया Q3, एक चार्ज हम बना देते हैं यहाँ पे, ये आ गया Q1 और एक चार्ज हम यहाँ बना देते हैं, ये आ गया Q2। तो ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर है। कुछ ऐसे एक ट्रायंगल बना देते हैं, इमेजिनरी ट्रायंगल। हर ट्रायंगल की जो साइड है उसकी लेंथ इन्होंने दे दी है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 10 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर है। अब बात यह है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, हर चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। हमें इस Q3 पर लगने वाली जो फोर्सेस है वो फाइंड करनी है। तो किस तरह से Q2 इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, दूर अपने से कर रहा होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे आ जाएगी। तो चलिए Q1 भी इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, तो उस फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। सही है। अच्छा, अब दोनों फोर्सेस को इस तरह से कि डिफरेंस लगे
हम जो Q2 Q3 पे फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को हम बोल देते हैं F23। Q2 Q3 पे फोर्स लगा रहे हैं और Q1 जो Q3 पे फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हम बोल देते हैं F13। सही है? Q1 Q3 पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो F13 और Q2 Q3 पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो F23। अब इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं थ्रू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स बराबर होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और हमें बताया गया है कि ये इनके बीच में एयर है या वैक्यूम है, एयर है। तो एयर के लिए K की वैल्यू क्या होती थी कि हमारे पास कांस्टेंट होता है और ये बराबर होता है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एयर के लिए K की वैल्यू कांस्टेंट है। तो पहले हम फाइंड करते हैं F13। F13 किसके बराबर हो जाएगा? K कांस्टेंट है, Q1 और Q3 और R तो कांस्टेंट है, R स्क्वायर। R तीनों में सेम है तो हम R ही लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 इंटू Q1 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 और Q3 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 और डिवाइड बाय R। R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लेके जाना होगा। कैसे लेके जाएंगे? हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। डिवाइड करेंगे 0.1 आ जाएगा। तो हमारे पास R की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर। तो F13 आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास F13 आ जाएगा 7.2 न्यूटन। ये हमारे पास आ गई F13। एक फोर्स तो आ गई। नाउ सेकंड फोर्स F23 फाइंड करना है। तो F23 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q2 और Q3। चार्ज कौन से? Q2 और Q3 और डिवाइडेड बाय वही R स्क्वायर। सिंपल वही वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9 इंटू Q2। Q2 है 3 एक्सपोनेंट माइनस 6 और Q3 वही 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R क्या है? 0.1 का स्क्वायर। तो इसको अब आप कैलकुलेट करेंगे F23 तो हमारे पास आ जाएगा 10.8। ये आ जाएगा 10.8 न्यूटन। ये आ गई F23। दोनों फोर्सेस तो देखें आ गई, ये वाली फोर्स भी आ गई, ये वाली फोर्स भी आ गई। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है जो कि बहुत आसान है। इसको रेस कर देते हैं, ये आपको पता है पहले से। सही है? मैंने आपको बताया था यहाँ एंगल्स क्या बन रहे होंगे? 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और वो होते हैं 60 डिग्री। नाउ अब आपके पास एक थ्योरम होता था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। मीन जो एंगल यहां बन रहा होगा वही एंगल यहां बन रहा होगा। याद होगा आपको? सॉरी 60 मैंने लिख दिया, जो थीटा यहां बनेगा वही थीटा यहां बनेगा। तो अगर आप देखें यहां भी तो कुछ ऐसा हो रहा है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल ऊपर की तरफ भी बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री। ऐसा ही होगा ना? जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ, ये वही थ्योरम यूज हो रहा है। तो हमारे पास F13 पता है, F23 पता है, उनके बीच का एंगल भी पता है। लेट से इसको मैं यहाँ पे अगर बनाऊं, F23 ऐसे जा रही है, यहाँ नहीं बनाता, एक मिनट। हाँ, F23 ये रही, F13 ये रही। ये हमारे पास F23 और ये हमारे पास F13 और इसके बीच का एंगल भी पता है 60 डिग्री। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था रिजल्टेंट के लिए और वो आपने पढ़ा था चैप्टर, आई थिंक चैप्टर 2 में पढ़ा था। यस, R बराबर होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इसको या फिर आपने ऐसे पढ़ा होगा क्योंकि मोस्टली हम इसके दो डिफरेंट वो यूज करते हैं, दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती हैं। या आपने इसको ऐसे पढ़ा होगा, Fr बराबर होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। किसी एक तरह से आपने इसको चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। तो
और ये थीटा बराबर होता है दो फोर्सेस के बीच में जो स्मॉल एंगल बन रहा होता है वो, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये वो थीटा है। तो इधर से इजीली रिजल्टेंट आ सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इस रिजल्टेंट को फाइंड करने में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आर जो हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है F3 पे, F3 पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो बराबर हो जाएगी किसके, F1, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है, तो F1 मींस F13 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, F1 है F13 और F2 है F23 इंटू कॉस 60 डिग्री, थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री। नाउ इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी अंडर रूट F13 7.2 का स्क्वायर प्लस F23 10.8 का स्क्वायर प्लस 2 F13 अगेन 7.2 F23 10.8 और cos 60 बराबर होता है 0.5 के, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा 15.69 न्यूटन। ये क्या आ गया, F3 ऑफ आर, रिजल्टेंट फोर्स आ गई जो हमें फाइंड करनी थी, सिंपल यहां से आ गई। अच्छा, इसका आपके पास एक मेथड तो ये है, इसका एक और मेथड भी होता है जिसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट कंपोनेंट मेथड, जो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं आपको वो भी बता देता हूं, आपको जो ठीक लगे आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूं, F3 पर जो रिजल्टेंट फोर्स है क्या आई है 15.69 न्यूटन, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गई। इसका एक और मेथड है, यहां पे मैं लिख देता हूं सेकंड मेथड। तो जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया है कि ये दोनों फोर्सेस फाइंड की, इसको सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे। F13 सेकंड मेथड में यहां तक का सेम होगा, इस फॉर्मूले की जगह हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, क्या फॉर्मूला यूज होगा देखते हैं। लेट से आपके पास, हम इसी डायग्राम को लेते हैं, इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं मैं। आपके पास दो फोर्सेस हैं कुछ ऐसे, F23 है ये वाली और ये वाली F13, यहां एंगल बन रहा है 60 डिग्री। यहां पे मैं एक्स वाई एक्सिस बनाऊं अगर इसके सेंटर से कुछ ऐसे, और इन दोनों फोर्सेस को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूं, तो कैसे कर सकते हैं, इसके हेड से एक लाइन एक्स एक्सिस पे एक लाइन वाई एक्सिस पे, इसके हेड से मैंने एक लाइन बनाई एक्स एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री आनी चाहिए, और इसी के हेड से एक लाइन वाई एक्सिस पे जो वाई एक्सिस पे 90 होनी चाहिए। सेम इसके लिए भी एक्स एक्सिस पे लाइन और वाई एक्सिस पे लाइन बना दी, सही है। तो इसका और इसमें हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ एंगल क्या बन रहा होगा, आप देखेंगे ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री, ये वाला एंगल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, टोटल है 180, तो ये भी कितना होगा 60 और ये भी 60 होगा, तो टोटल 180 हो जाएगा। हमें एंगल्स पता है यहाँ पे, इसका मतलब 60 60 और 60, सही है। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट किससे बनाए, ग्रीन से बना देता हूँ। एक कंपोनेंट ऐसे होगा F13 का जो होगा F13 x, और एक कंपोनेंट y में होगा जो होगा F13 y कंपोनेंट। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, इसको मैं ब्लैक से बना देता हूं, ये इसका x कंपोनेंट, F23 का x कंपोनेंट और ये F23 का y कंपोनेंट। y कंपोनेंट, सही। तो हम क्या करते हैं, इसके x और y कंपोनेंट्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आप देखें बेस ये वाली साइड है, यहाँ पे थीटा और 90 यहाँ बन रहे हैं, और इसमें बेस ये नीचे वाली साइड होगी, तो ये हमारे पास F13x बराबर हो जाएगा F13 cos थीटा के, F13y बराबर हो जाएगा F13 sin थीटा के। सिमिलरली यहाँ पे F23 बराबर होगा F23 cos थीटा और ये F23 sin थीटा हो जाएगा। ये सारे कंपोनेंट्स हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले F13 का x कंपोनेंट, F13 का x कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा F13 cos थीटा, और ये हमारे पास एक F13 का x कंपोनेंट F13 cos थीटा। F13 हमारे पास है F13 7.2 और cos 60 बराबर होता है 0.5 के, तो 7.2 इंटू 0.5 ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 न्यूटन। तो इसी तरह F13 का y कंपोनेंट यहीं पे फाइंड करते हैं। F13 का y कंपोनेंट, या पहले x कर लेते हैं दोनों के। F23 का x कंपोनेंट, ये वाला F23 का x कंपोनेंट बराबर होगा F23 cos थीटा के। F23 हमारे पास आएगा 10.8 इंटू cos 60। cos 60 तो अगेन बराबर होगा 0.5 के, तो हमारे पास आ जाएगा 10.8 इंटू 0.5, और ये हमारे पास हो जाएगा 5.4, यस 10.8 आएगा ना, हाँ 5.4 न्यूटन। ये हमारे पास F23 का x कंपोनेंट आ गया। ना अब हमें y कंपोनेंट फाइंड करने होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर फाइंड कर लेते हैं। F23 का या F13 का y कंपोनेंट बराबर होगा F13 साइन थीटा के। आप देखें F13 का y कंपोनेंट बराबर होगा F13 साइन थीटा के, क्योंकि परपेंडिकुलर के साथ साइन लगता है। तो F13 की वैल्यू है 7.2 और साइन 60 बराबर होता है 0.866 के। 7.2 इंटू 0.866, ये वैल्यूज आपको ऑब्वियसली याद होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि F13 का y कंपोनेंट आ जाएगा 6.23, हाँ 6.23 न्यूटन। सिमिलरली F23 का y कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा F23 साइन 60 के, और ये बराबर हो जाएगा F23 की वैल्यू है F23 यस 10.8 इंटू साइन 60 किसके बराबर होगा 0.866 के, और ये हमारे पास आ जाएगा 9.35। ये आपके पास आ गया F23 का भी y कंपोनेंट। ना अब हमें रिजल्टेंट फोर्स का x और y कंपोनेंट फाइंड करना होगा। तो वो कैसे आएगा, Fr का x कंपोनेंट बराबर हो जाएगा किसके, जो रिजल्टेंट फोर्स उस पे FQ3 पे लगी है उसका x कंपोनेंट। यहाँ पे चार्ज Q3 पड़ा हुआ है सेंटर में, ये फोर्सेस उसके ऊपर लग रही है। x कंपोनेंट एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। हम क्या लिखेंगे, किसी भी एक तरफ को पॉजिटिव ले लेते हैं और हम कहते हैं सम ऑफ fx जो x कंपोनेंट है वो हम सम कर रहे हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो क्या करेंगे, किसी भी तरफ पॉजिटिव ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी होती है। तो हमारे पास दो है x कंपोनेंट, एक ये और एक ये। इस तरफ कौन सा F13x माइनस F23x। ये क्या किया है हमने, एक x कंपोनेंट ऐसे है एक ऐसे है, मैंने कहा कि इस तरफ वाला पॉजिटिव है तो अपोजिट साइड वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिख दिया। F13x हमारे पास F13x बराबर है 3.6 के, और माइनस F23x 5.4 के। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा 1.8 न्यूटन। सिमिलरली Fr का y रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट, आप देखें y दोनों में सेम है, अपवर्ड दोनों का अपवर्ड है, यानी दोनों ऐड होंगे। तो हम कहेंगे कि अपवर्ड वाले पॉजिटिव है और हम सम कर रहे हैं y कंपोनेंट्स का। और कौन कौन से हमारे पास, F13 का y कंपोनेंट प्लस F23 का y कंपोनेंट। तो ये हमारे पास 6.23 और प्लस 9.35। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 6 15 और 15.35
58 न्यूटन। ये हमारे पास एफ आर का वाई कंपोनेंट आ गया। नाउ इस डायग्राम को रेस कर लेते हैं। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट का, और वो रिजल्टेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मूले के लिए रख सकते हैं हम। कैसे? जो F3 पर रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो बराबर हो जाएगी अंडर रूट एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट प्लस रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स कंपोनेंट है 1.8 न्यूटन का स्क्वायर प्लस वाई है 15.58 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम जो यहाँ आंसर आया है 15.69, यही आंसर यहाँ भी आ जाएगा सेम। तो आप चाहें तो ये सेकंड मेथड थोड़ा सा मुश्किल था, ये वाला आसान है। फर्स्ट मेथड को आप अपने माइंड में रखें, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेट से अगर आपको ये एंगल ना पता होता 60 डिग्री तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते थे, फिर आपको ये सेकंड मेथड पे आना पड़ता। तो इसलिए कोशिश करें कि आपको चीजें दोनों, आप जाएं आसान की तरफ करें इससे, लेकिन आने दोनों चाहिए। तो अब आपका एक न्यूमेरिकल और है, न्यूमेरिकल 8.4, आप इसको नोट करें, देन हम उसे भी करते हैं। नाउ वी हैव वर्क एग्जांपल 8.4 और इसमें कहा जा रहा है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी? ई, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट अ पॉइंट सच दैट प्रोटॉन प्लेस्ड एट इट, एक पॉइंट पे जहां प्रोटॉन को प्लेस्ड किया गया, एट इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। इसको ऐसे समझें, लेट्स सपोज डेटा में वैल्यू आपको कोई भी नहीं गिवन, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिर्फ इन्होंने एक कंडीशन गिवन है कि एक प्रोटॉन है, लेट्स से यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, यहाँ हमने एक प्रोटॉन को लाके रखा, इस प्रोटॉन पर ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। इन्होंने कहा है कि जो वो फोर्स होगी वो इस प्रोटॉन के वेट के बराबर होगी। यानी बस इन्होंने जो गिवन दिया है वो ये कहा है कि जो फोर्स है वो बराबर होगी वेट के, किसके? प्रोटॉन के। तो इसको मैं FP बोल देता हूँ, फोर्स ऑन प्रोटॉन बराबर होगी वेट ऑफ द प्रोटॉन के। बस इतना गिवन है, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन। तो रिक्वायर्ड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे करेंगे? रिक्वायर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, ये चार्ज क्या है? ये एक्चुअली प्रोटॉन है। हमने चार्ज जो रखा है वो कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन को रखा है, तो चार्ज प्रोटॉन का होगा। नाउ हमें बोला गया है कि और ये फोर्स भी प्रोटॉन पे लग रही है। FP क्या है? वेट ऑफ द प्रोटॉन, और वेट किसके बराबर होता है? W इक्वल्स टू mg। तो वेट बराबर होगा m, मास ऑफ प्रोटॉन और ग्रेविटी g। तो हम इस FP की जगह लिख देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय QP। ना मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, आई थिंक पिछले न्यूमेरिकल में देखा था, मास ऑफ प्रोटॉन हमने देखा था 1.672 एक्सपोनेंट माइनस 11 कूलम, नहीं 11 नहीं, एक्सपोनेंट माइनस 27 कूलम। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता था? अभी अभी पढ़ा है हमने, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। तो हमें सब कुछ पता है, सब कांस्टेंट है। तो हमारे पास आ जाएगा, मास रखते हैं एक्सपोनेंट माइनस 27, ग्रेविटी 9.8 और डिवाइडेड बाय QP 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। हाँ, तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 7, और यूनिट क्या आएगी इसकी? फोर्स पर यूनिट चार्ज है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला वर्क एग्जांपल तो बहुत आसान थी, बहुत छोटी सी थी। तो आज इतने ही वर्क एग्जांपल रखते हैं, रिमेनिंग वर्क एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।